दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी है। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था। पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गया। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक सवाल है। स्रोतों में किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ। जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी? कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन, पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंद वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया।
और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होके आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं, एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान है। सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहां से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। अच्छा। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और ATM, हाँ, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए, इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था, पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गए। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना,
उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, सरकार एक और ऐतिहासिक सवाल है, स्रोतों में किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ। जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी? कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी भी सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन, पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। लेकिन पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंद वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया। और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होकर आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं, एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान है। सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहां से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। अच्छा। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और ATM, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं।
खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं? बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा, इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था जी। पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गया। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक सवाल है। स्रोतों में किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ, जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी? कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन, पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंद वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। हाँ? विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया। और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं?
हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होके आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं। एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान है। सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहां से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। अच्छा। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। और ATM, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए, इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था। पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गया। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक सवाल है। स्रोतों में
किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ, जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी, कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंद वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया। और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होके आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं। एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान है। सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहाज से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। अच्छा। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। और एटीएम, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए, इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि
तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी है। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की ही बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था, पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गया। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक सवाल है, स्रोतों में किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ, जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी? कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया। तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन, पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंद वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। हाँ? विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा, मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया। और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होके आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें
तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं, एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहां से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और ATM, हाँ, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए, इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों। मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की ही बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था, शायद हो सकता है ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विस्तार की कोशिश भी रही हो। अच्छा, दिलचस्प है ये। और शिवाजी महाराज, उनके चौथ कर के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला भू राजस्व था ये। हाँ, चौथ। इसका मकसद क्या था? मतलब पैसा इकट्ठा करना या कुछ और? देखिए, चौथ असल में उस इलाके की कुल आमदनी का 1/4 हिस्सा होता था। तो हाँ, राजस्व तो था ही, मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा स्रोत था जी। पर साथ ही ये उन राज्यों पर मराठा शक्ति और प्रभाव को स्थापित करने का एक तरीका भी था। उनकी सेना का आर्थिक आधार भी बनता था इससे, समझ गया। और अगर आधुनिक भारत पर आए तो जयप्रकाश नारायण और दल रहित लोकतंत्र का विचार, ये सुनने में तो काफी रैडिकल लगता है। हाँ, बिल्कुल। जेपी का ये पार्टीलेस डेमोक्रेसी का विचार वो असल में उस समय के पार्टी सिस्टम की जो कमियां थी, जैसे भ्रष्टाचार, सत्ता का एक जगह सिमट जाना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। वो मानते थे कि सत्ता सीधे लोगों के हाथ में हो, स्थानीय स्तर पर, बिना पार्टियों के दखल के। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? आज भी इस पर बहस होती होगी। बिल्कुल, आज भी ये चर्चा का विषय है कि ये कितना प्रैक्टिकल है या नहीं। अच्छा, एक और ऐतिहासिक सवाल है। स्रोतों में किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? हाँ, जवाब है गुरु हरगोबिंद सिंह जी। इसके पीछे क्या कहानी थी? कोई खास वजह? हाँ, ये उपाधि बहुत मायने रखती है। देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था जी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को सैन्य रूप से भी संगठित करना शुरू किया।
तो सच्चा बादशाह की उपाधि लेना ये दिखाता था कि वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि दुनियावी मामलों में भी अपने लोगों के रक्षक और शासक हैं। मतलब मुगल बादशाह के बराबर एक शक्ति। ओह अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। चलिए अब जरा रोजमर्रा के विज्ञान की तरफ चलते हैं। एक बहुत आम सी चीज, पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है। स्रोत कहते हैं इसका कारण तेल का पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन पानी से कम होना है। इसे आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। पृष्ठ तनाव आप समझिए कि किसी भी तरल की सतह पर जो अणु होते हैं ना, उनके बीच का खिंचाव है, एक फोर्स जो उन्हें एक साथ रखती है। ठीक है। पानी के अणुओं में ये खिंचाव बहुत मजबूत होता है, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। तेल के अणुओं में ये खिंचाव काफी कमजोर होता है। तो जैसे ही तेल पानी पर गिरता है, पानी के मजबूत अणु उसे अपनी सतह से दूर धकेलते हैं और तेल के कमजोर बंध वाले अणु वो आसानी से फैल जाते हैं। बस यही है। वाह, कितना सरल है। अब एक बड़े स्केल पर चलते हैं, सूरज की ऊर्जा। स्रोत कहते हैं कि इसका सोर्स नाभिकीय संलयन है, फ्यूजन। हाँ? विखंडन नहीं, मतलब फिशन नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। ये दोनों अलग कैसे हैं, फ्यूजन और फिशन? देखिए, नाभिकीय संलयन यानी फ्यूजन में बहुत ज्यादा दबाव और तापमान पर हल्के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन वो आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं जैसे हीलियम। अच्छा। और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यही सूरज की शक्ति है। और विखंडन? दूसरी तरफ विखंडन या फिजन में एक भारी परमाणु जैसे यूरेनियम वो टूटकर हल्के परमाणु बनाता है और ऊर्जा छोड़ता है। सूरज फ्यूजन पर चलता है, हमारे परमाणु रिएक्टर अक्सर फिशन पर। समझ गया। और रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हमें तो लगता है वो खुद जल बुझ रहे हैं। ऐसा ही लगता है। पर स्रोत कहते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है। ये क्या चीज है? असल में तारे तो लगातार चमक रहे होते हैं। उनकी रोशनी जब पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है ना, तो उसे हवा की अलग अलग परतों से होके आना पड़ता है। और इन परतों का तापमान, उनका घनत्व सब अलग अलग होता है। अच्छा। तो जैसे पानी में देखने पर चीजें थोड़ी हिली हुई दिखती है ना, वैसे ही हवा की ये परतें तारे की रोशनी के रास्ते को लगातार थोड़ा थोड़ा मोड़ती रहती हैं। बस इसी वजह से हमें लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का धोखा है। हाँ, कह सकते हैं। एक खूबसूरत धोखा जिसके पीछे विज्ञान है। सही है। तकनीक की बात करें तो सोनार का जिक्र है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ये कैसे काम करता है? सोनार का सिद्धांत काफी सीधा है। ये ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जहाज से ध्वनि तरंगे नीचे भेजी जाती हैं, वो समुद्र तल से टकराकर वापस आती हैं। अच्छा। तो इन तरंगों के जाने और वापस आने में जो समय लगता है, उसे मापकर गहराई पता लगा ली जाती है। इसका पूरा नाम भी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। और ATM, इसका पूरा नाम भी स्रोतों में था। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये तो रोजमर्रा की चीज है, पर पूरा नाम जानना भी सामान्य जागरूकता का हिस्सा है। बिल्कुल। एक आखिरी तथ्य था, भारत में सबसे लंबा दिन 21 जून और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। जी हाँ। तो हमने इतिहास, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई अलग अलग तथ्यों को छुआ आज। ये स्रोत दिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी जानकारियां मिलकर हमारी समझ को बेहतर बना सकती हैं। हाँ, ये सभी तथ्य अपने अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। खासकर तेजी से कुछ जानने के लिए बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि क्या इस तरह के अलग अलग फैक्ट्स जानना, मतलब रैंडम फैक्ट्स, क्या ये हमें किसी विषय की गहरी समझ वाकई देता है, या फिर ये हमें सिर्फ जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रखता है? ये अच्छा सवाल है। क्या हम बस सतह पर तैर रहे हैं या सच में गहराई में उतर रहे हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। स्वागत। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं। इनमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के काफी सवाल हैं, खासकर उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों में देखिए, इतिहास है, राजनीति, विज्ञान, तकनीक, कई तरह के तथ्य हैं। हमारा मिशन है इनमें से जरूरी बातें निकालना, समझना। हाँ, ये स्रोत हैं ही इसलिए कि तेजी से जानकारी मिल जाए। तो हम देखेंगे कि कौन सी बातें वाकई में अहम हैं और क्यों, मतलब सिर्फ तथ्य नहीं, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। चलिए इतिहास से शुरू करते हैं। एक स्रोत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, उसका जिक्र है,
दिसंबर 1885 हाँ। बॉम्बे में, और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये सिर्फ एक तारीख और नाम है या इसका कुछ गहरा मतलब था? नहीं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए कि भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत थी ये। अच्छा। इसी अधिवेशन ने आगे के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, कह सकते हैं। और इतिहास की ही बात करें तो एक और जिक्र है सम्राट अशोक का। हाँ, मैंने भी देखा। स्रोत बताते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए विदेश भेजा। ये सिर्फ एक धार्मिक कदम नहीं था शायद, हो सकता